सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया हॉरर मूवी को। और ये मूवी प्रॉपर हॉरर मूवी के कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल, इस मूवी के अंदर हमें डीमन देखने को मिलता है, ब्लैक मैजिक देखने को मिलता है, सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। तो क्यों हुई ना ये मूवी एक प्रॉपर हॉरर मूवी कैटेगरी। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 5.0 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। इतनी अच्छी मूवी को कम से कम 6.5 स्टार तो मिलना चाहिए। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, let's start the well movie। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लीसा नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि एक पेंटिंग रिस्टोर करने का काम करती है। और लीसा को एक बड़े से मेंशन के अंदर से बुलावा आया था एक बड़े से पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए। असल में यहाँ पे सबसे पहले लीसा के डैड को बुलाया गया था, लेकिन लीसा के डैड अभी के टाइम पे किसी और के पेंटिंग को रिस्टोर करने में लगे थे, इसलिए लीसा के डैड ने अपने काम की जगह यहाँ पर लीसा को भेज दिया। बस के अंदर लीसा के साथ में हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो उसी गाँव में जा रहे थे जहाँ पे लीसा जा रही थी। असल में ये लोग वहाँ के जंगली जानवर पर रिसर्च करने के लिए आए थे। और हाँ, एक जरूरी बात बता दूं कि ये लोग लीसा के दोस्त नहीं है। ये लोग तो अभी बस के अंदर मिले और कैजुअली बात कर रहे थे। फिर ऐसे में समझना कि ये लोग आपस में दोस्त है, लीसा इनको जानती तक नहीं। मगर हाँ, जब ये लोग बस से उतर के नीचे जा रहे थे तब इन लोगों की बातचीत होती है, जहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं ये लोग इस जगह पर साथ में घूमेंगे, जिसपे लीसा भी हाँ बोल देती है। मगर ये लोग यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि लीसा को कहीं और जाना था, जबकि इन सभी को जंगल में जाना था एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए। खैर, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे लीसा बैठी बैठी बस का इंतजार कर रही थी। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद यहाँ पर कोई बस आती ही नहीं है। तभी यहाँ पर एक मार्कस नाम का बंदा आता है जो लीसा से बात करने के बाद उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई भी बस नहीं आती और तुम्हें जहाँ पर जाना है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो जगह यहाँ से पास में ही है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद ये दोनों उस घर तक पहुँच गए थे जहाँ पे लीसा को जाना था। लेकिन जाने से पहले मार्कस लीसा को बोलता है कि अब तो हम दोनों मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पब है जहाँ पे मैं काम करता हूँ और तुम जब चाहो वहाँ पर आ सकती हो। जिसके अगले ही पल हम लीसा को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो सबसे पहले घर की मालकिन एमा से मिलती है। मगर एमा का बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा अजीब था। वो लीसा को बिना चाय या फिर कॉफी के लिए पूछे बगैर सीधा ले जाती है कमरे के अंदर उस पेंटिंग को दिखाने के लिए जिसे लीसा को रिस्टोर करना था। असल में एमा के अकॉर्डिंग ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसे एक बहुत ही रेयर आर्टिस्ट ने बनाया था और अब के टाइम में इस पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा कीमत है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पेंटिंग है। एमा का यहाँ पर ये भी कहना था कि एक दिन घर के अंदर आग लग गया था। आग के अंदर पेंटिंग तो नहीं जली, मगर पेंटिंग के ऊपर एक पतली सी स्याही की लेयर जम गई। और लीसा को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था ताकि वो पतली सी स्याही के लेयर को हटा के पेंटिंग को वापस से रिस्टोर कर सके। और पेंटिंग रिस्टोर करने का मतलब होता है पेंटिंग को वापस से पोंछ के साफ करना। अब पेंटिंग को देखने के बाद लीसा का ऐसा कहना था कि मुझे पेंटिंग को वापस से रिस्टोर करने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। मगर एमा सीधा सीधा मना कर देती है कि मुझे 1 हफ्ते में पेंटिंग वापस से रिस्टोर करके दो, नो रीजन वाई। अब लीसा के पास यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो अगले ही पल से पेंटिंग को रिस्टोर करना चालू कर देती है। लेकिन जब वो पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी तब उसे टेरेस के ऊपर से किसी लड़की के गाना गाने की आवाज आती है, इसलिए वो टेरेस पे चेक करने के लिए जाती है। असल में टेरेस के ऊपर एक 15 से 16 साल की लड़की थी, मगर वो लीसा को देखने के बाद वहाँ से चली गई थी। लीसा को समझ में नहीं आता आखिर ये क्या था। अब सीन कट होने के बाद हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो जंगल में एनिमल के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए थे। बाकी सब तो सो गए थे, मगर हम एक टोनी नाम के लड़के को देखते हैं जो जंगल में कैमरा और माइक को फिट कर रहा था ताकि वो एनिमल की हरकतों के ऊपर नजर रख सके। जिसके अगले ही पल टोनी को ईयरफोन के अंदर कुछ तो आवाजें आ रही थी। इसका सिंपल से मतलब है कि डिवाइस के पास कोई तो एनिमल आया था। टोनी चेक करने के लिए फ्लैश लाइट लेके जंगल में जाता है, तब उसे जंगल के अंदर कुछ तो दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद यहाँ पे मेडिसन और ट्रेसी नाम की 2 लड़की उठ गई थी। मेडिसन तो बाहर जाती है टोनी को चेक करने के लिए, लेकिन ट्रेसी टेंट के अंदर ही वेट कर रही थी। ट्रेसी जो कि टेंट के अंदर वेट कर रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके दोस्त के साथ बाहर क्या हुआ होगा। तभी यहाँ पे मेडिसन नाम की लड़की डर के मारे टेंट के अंदर आने की कोशिश करती है, जिसके अगले ही पल इन दोनों को कोई तो बेहोश करके ले जाता है अपने साथ। मगर जब इन तीनों की आंखें खुलती है तब ये लोग देखते हैं कि इन तीनों को किसी ने तो अलग अलग काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ पे इन तीनों के अलावा एक और आदमी होता है जिसका मूवी के अंदर कोई भी नाम नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसे पॉल नाम से बुलाएंगे। अब
अब सीन कट होने के बाद हम लीजा को देखते हैं जो टाइम कम होने की वजह से लगातार पेंटिंग पे काम कर रही थी और इस चीज से एमा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि लीजा कम टाइम में उसके लिए ज्यादा काम कर रही थी। मगर एमा यहाँ लीजा को डिनर पे इनवाइट करने के लिए आई थी और वो कहती है कि आज मैं तुम्हें अपनी बेटी जूलिया से भी मिलवाऊंगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एमा की बेटी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसे लीसा ने टेरेस के ऊपर देखा था, जो लीसा को देखने के बाद डर के मारे या फिर शायद ऐसे ही भाग गई थी। मगर एमा का ऐसा कहना था कि उसकी बेटी थोड़ी सी शर्मीली है और वो इंसानों से थोड़ा कम बात करना पसंद करती है। अब बातों ही बातों के दौरान लीजा जूलिया से स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए यहाँ से उठ के चली जाती है और वो खाना भी नहीं खाती। मगर एमा का ऐसा कहना था कि उसकी बेटी जूलिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती क्योंकि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की वजह से वो दूसरे बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिसके बाद हम वापस से वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों टूरिस्ट को बंद करके रखा गया था। तभी यहाँ पर एक मोटा तगड़ा खतरनाक सा आदमी आता है जिसका नाम है अरोरा। आई मीन मूवी के अकॉर्डिंग तो यही नाम है। इस मोटे तगड़े आदमी के हाथ में एक बाल्टी होता है जिसे वो कुएं के अंदर डालता है। तब हम कुएं का सीन देखते हैं और कुएं के अंदर लैटिन भाषा में कुछ तो मंत्र वगैरह लिखे गए थे और आप इस बात को याद रखना कि कुएं के अंदर मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। खैर सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो मोटे आदमी के ऊपर काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन जब उस मोटे आदमी को गुस्सा आता है तब वो टोनी को पीट पीट के अधमरा करके उसे कुएं के अंदर फेंक देता है, उसके पीठ पर एक बड़े से कट लगाने के बाद। मगर जैसे टोनी कुएं के अंदर गिरता है तो कुएं के अंदर से काफी डरावनी आवाज बाहर आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कुएं के अंदर कोई तो खतरनाक चीज है जो टोनी को बहुत बुरी तरीके से खा रहा हो। और हम समझ जाते हैं कि कुएं के अंदर जो कुछ भी है वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते जाओ, पता चल जाएगा आखिर वो चीज है क्या। अब सीन शिफ्ट होने के बाद हम वापस से लीजा को देखते हैं जो पेंटिंग को काफी तेजी में रिस्टोर कर रही थी और उसने 15% पेंटिंग को रिस्टोर कर लिया था, जिसके अंदर उसे दिखाई देता है एक डीमन। यानी वो जैसे जैसे पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी उसे एक डीमन दिख रहा था। मगर पेंटिंग रिस्टोर करने के दौरान लीजा काफी जल्दी जल्दी काम कर रही थी, इसलिए उसका हाथ भी कट जाता है और लीजा का जो खून था ना वो पेंटिंग के ऊपर भी गिर गया था, लेकिन वो इस टाइम पे उस बात पे उतना ध्यान नहीं देती है। मगर अगले ही पर लीजा को दिखाई देते हैं उनके पिताजी, जो लीजा के सामने ही अपना गला कट कर लेते हैं एक लेजर से। लीजा डर तो गई थी लेकिन वो अगले ही पर रियलाइज करती है कि कमरे के अंदर वैसा कुछ नहीं हुआ। खैर सीन शिफ्ट होने के बाद हम वापस से काल कोठरी का सीन देखते हैं जहाँ पे पॉल एक ब्लेड की मदद से गटर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है। इसलिए मेडिसिन पॉल को अपना चाकू देती है ताकि वो गटर का दरवाजा खोलने के बाद बाहर जाकर इन सभी को बचाने के लिए एक बढ़िया बैकअप प्लान लेके आ सके। जिसके अगले ही पल हम लीजा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ पर एक अजीब सी लेडी आती है जो लीजा को काफी अजीब तरीके से टच कर रही थी। उस महिला के हाथ पैर काफी ज्यादा बड़े बड़े और अजीब से थे, लेकिन वो महिला अगले ही पर लीजा का गला दबाने लगती है, लेकिन लीजा डर के मारे उठ जाती है। विथ मीन्स कि लीजा ने यहाँ पर जो कुछ भी देखा वो सब कुछ बस एक सपना था, क्योंकि लीजा तो काम करते करते चेयर के ऊपर ही सो गई थी। मगर जैसे लीजा का ध्यान पेंटिंग पे जाता है तो लीजा को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि लीजा ने जिस महिला को सपने के अंदर देखा था अब वो महिला पेंटिंग के अंदर भी दिख रही थी। मगर अजीब बात तो ये होता है कि लीजा को याद ही नहीं था उसने पेंटिंग के अंदर उस महिला को साफ कब किया। तभी यहाँ पर एमा की बेटी जूलिया आती है जो लीजा को समझा रही थी पेंटिंग में दिखने वाली उस औरत का नाम है डोरका और वो एक विच है जो इसी घर में रहती है। और वो साथ में यहाँ पर ये भी बोलती है कि तुम इस पेंटिंग को रिस्टोर मत करो क्योंकि ये पेंटिंग काफी ज्यादा श्रापित है और अगर तुमने इस पेंटिंग को एक बार रिस्टोर कर दिया तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और याद रहे कि जूलिया ये सब कुछ मजाक में नहीं बोल रही थी, बल्कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस होके बोल रही थी। जिसके अगले ही पल हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं जो कुएं के अंदर वापस से बाल्टी डालता है और कुएं के अंदर जो कोई भी था वो बाल्टी के अंदर अपना हाथ काट के खून देता है और हम समझ जाते हैं कि कुएं के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही डीमन है जिसे लीजा ने अपने सपने और उस पेंटिंग के अंदर देखा था। मगर ये जो डीमन था ना वो अपना खून फ्री में बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, वो खून के बदले इंसानों को लेता है ताकि वो उसे खा सके। और हमने एक सीन में देखा भी था डीमन ने टोनी को खा लिया। और अब की बार ये मोटा इंसान एक मेडिसिन नाम की लड़की के बलि चढ़ाता है, लेकिन वो सबसे पहले मेडिसिन को बहुत ही ज्यादा पीट पीट के उसकी अधमरी हालत करने के बाद उसकी एक आंखें बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो फाइनली उस मेडिसिन नाम की लड़की को कुएं के अंदर फेंक देता है ताकि वो डीमन उस लड़की को खा सके और वो डीमन इस मोटे इंसान को वापस से नेक्स्ट टाइम खून दे। और पहली बार हम यहाँ पे उस डीमन को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन माफ करना मैं आपको ये सारा सीन नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब मेरे चैनल को डिलीट कर देगा। बेसिकली होता है कि मूवी जब नहीं हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह पड़ जाता है चैनल पे, तो हम ऐसे सीन्स को क्लियरली नहीं दिखा सकते, तो मैं इस सीन को ब्लर करूंगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो सॉरी। जिसके बाद हम जूलिया और लीसा को बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पे जूलिया लीसा को बोल
रही थी, मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी क्योंकि मेरी माँ हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है। तभी यहाँ पर एमा आती है जो लीजा को किसी काम से कहीं तो ले जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में लीजा को बता रही थी मैं अपनी बेटी को घर से बाहर इसलिए बहुत कम भेजती हूँ क्योंकि मेरी बेटी अपने से काफी बड़े आदमी के साथ डेट पर जाना चाहती है, जो कि थोड़ा सा अजीब है। एमा से बात करने के बाद लिसा सो गई थी, लेकिन तभी उसे एक डरावना सपना आता है और सपने के अंदर ट्रेसी टोनी को व्हीलचेयर पर बैठा कर लाती है, मगर टोनी के पैर में बहुत ही बुरी तरह से खाने का निशान थे और वो अगले ही पल डर के मारे उड़ गई थी। इस सपने को देखने के बाद लिसा के मन में थोड़ी सी चिंता होती है, इसलिए वो मार्कस के पास जाके उससे पूछती है क्या तुम्हारे बार के अंदर कोई भी 3 टूरिस्ट आए थे, जिसपे मार्कस उसे कहता है अगर मेरे बार में कोई भी टूरिस्ट आया होता तो मुझे पता होता, मगर मेरे बार में कोई भी टूरिस्ट नहीं आया। खैर मार्कस से बात करने के बाद लिसा को कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो घर वापस आ गई थी, मगर बाथटब के अंदर उसे मेडिसिन मिलती है ठीक उसी हालत में जैसे कि डीमन ने उसे खाने के बाद छोड़ दिया था। उसे देखने के बाद लिसा काफी ज्यादा डर गई थी। तभी यहाँ पर एमा आती है जिसे लिसा समझाने की कोशिश करती है मुझे आजकल काफी ज्यादा बुरी बुरी चीजें दिखाई देती है, इसलिए मैं इस घर में और ज्यादा नहीं रुक सकती, और वो जाने की भी बात करती है। इस बात से एमा काफी ज्यादा भड़क गई थी और वो लिसा को समझाती है अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करती हो तो तुम्हें काफी बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और पेनल्टी का मतलब होता है रिफंड। अब क्योंकि लिसा ने यहाँ पर पहले ही एडवांस पेमेंट ले लिया था, इसलिए लिसा के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, उसे यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। सीन कट होने के बाद हम पॉल को देखते हैं जो एक नाइफ की मदद से टनल का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और वो लकीली दरवाजा खोल भी लेता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो नीचे मिलता है उसे डीमन, जो बहुत बुरी तरह से पॉल के चेहरे का स्किन बाहर निकाल के उसे वहीं पर खाने लगता है। और सच बताऊं तो ये सारे सीन काफी ज्यादा डरावने थे, मगर YouTube कॉपीराइट क्लेम होने की वजह से मैं आपको साफ साफ दिखा नहीं सकता। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम लिसा को देखते हैं जिसने पहले के मुकाबले थोड़ा सा पेंटिंग और रिस्टोर कर लिया था, और पेंटिंग के अंदर अभी एक बच्चा दिख रहा था जिसे पैर से मार के लटकाया गया था। तभी हम एमा को देखते हैं जो कांच के सामने बैठ के वाइन पी रही थी। तभी हम एमा के पीछे उसी डॉर्का को देखते हैं जो लास्ट नाइट लिसा के पास में आई थी, और हम समझ जाते हैं कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। बल्कि सच्चाई तो यह है कि डॉर्का और ये एमा नाम की लेडी दोनों ही एक विच है। तो देखो यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि एमा और वो डॉर्का नाम की लेडी दोनों एक विच है, और ये लोग डीमन को इंसान इसलिए खिलाते हैं ताकि डीमन इन्हें खून दे सके, और डीमन का खून पीने के बाद ये लोग हमेशा जवान रहते हैं। और वो जो मोटा इंसान है ना जो बाल्टी के अंदर डीमन का खून लेके आता है, वो असल में एमा के लिए ही काम करता है, यानी कि एमा ने ही उन तीनों टूरिस्ट को किडनैप करवाया था उस मोटे आदमी के जरिए। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम लिसा को देखते हैं जो पेंटिंग रिस्टोर करने की काम कर रही थी। तभी यहाँ पर जूलिया आती है जो लिसा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम इस पेंटिंग को रिस्टोर मत करो, क्योंकि पेंटिंग रिस्टोर होने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है जूलिया के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जूलिया अपनी माँ का पूरा पर्दाफाश कर देती है। असल में जूलिया के अकॉर्डिंग उसकी माँ और डॉर्का ने मिलकर एक बिली नाम के बच्चे का सेक्रीफाइस देख के इस धरती पर एक डीमन को बुलाया ताकि वो लोग डीमन की मदद से हमेशा जबान रह सके। मगर बाद में जूलिया की माँ और डॉर्का ने मिलकर काइंड ऑफ उस डीमन के ऊपर शराब डाल के उस डीमन को ही कुएं के अंदर कैद कर लिया, और यही रीजन है कि वो डीमन आजकल कुएं के अंदर रहता है। और हाँ, इन सारे घटनाओं का पेंटिंग के साथ में कुछ तो तगड़ा कनेक्शन है, इसलिए जूलिया की माँ इस पेंटिंग को रिस्टोर करवा रही है फुल मून के नाइट आने से पहले। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग एमा इस पेंटिंग को रिस्टोर इसलिए करवा रही थी ताकि पेंटिंग के ऊपर फुल मून की रोशनी यानी कि लाल मून की रोशनी पड़ सके और ये श्राप आगे चलता रहे, क्योंकि अगर इसके ऊपर चांद की रोशनी नहीं पड़ी तो ये श्राप यहीं पर खत्म हो जाएगा और वो डीमन भी कुएं से बाहर निकल के एमा को ही खत्म कर देगा, क्योंकि डीमन किसी का भी सगा नहीं होता। माना कि आपने उसे बलि देकर बुलाया, लेकिन डीमन को कैद में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप डीमन को कैद करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली डीमन आपको ही खत्म करेगा, भले आपने उस डीमन को बुलाया ही हो। और हाँ, जूलिया यहाँ पर एमा को एक जरूरी बात बताती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं कम से कम 50-60 साल की हूँ, वो तो डीमन का खून पीने की वजह से मैं इसी एज में रुक गई। मगर एक बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफकोर्स लिसा को पहले तो यकीन नहीं होता, मगर जूलिया लिसा को वहीं पर ले जाने लगती है जहाँ पे उन तीनों टूरिस्ट को कैद करके रखा था उस मोटे आदमी ने, और वहाँ पर जाने का एक रास्ता भी था घर के नीचे टनल के द्वारा। उस मोटे आदमी को देखने के बाद लिसा को यहाँ पर थोड़ा बहुत यकीन होने लग गया था, इसलिए वो सबसे पहले जूलिया को ऊपर भेज देती है ताकि जूलिया की माँ एमा को यहाँ पर शक ना हो, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो, दोनों जन घर से अचानक से गायब हो गए तो ऑब्वियसली उन्हें शक तो होगा ना कि दोनों गए तो गए कहाँ। यही रीजन होता है कि लिसा ने सबसे पहले जूलिया को ऊपर भेज दिया ताकि जूलिया की माँ को यहाँ पर कोई भी शक ना हो, और वो खुद ही उस मोटे आदमी का पीछा करने लगती है एक हथियार लेके। वैसे मैं बता दूं कि यह हथियार कुछ खास नहीं था, मगर इसी बीच में उस मोटे आदमी का पीछा करते करते लिसा को एक जगह पर छुपना पड़ता है ताकि वो मोटा
मोटा इंसान उसे देख ना ले, मगर वो जहाँ पर छुपी थी वहाँ पर कई सारे इंसानों की कटी फटी डेड बॉडी और कई सारे इंसानों के कपड़े थे। और हम समझ पाते हैं कि ये सारे कपड़े उसी इंसानों के हैं जिसे इस मोटे आदमी ने मार के कुएं के अंदर फेंक दिया और उस डीमन ने खा लिया। और हम ये भी जानते हैं कि ये सारा मामला कई 100 सालों से चलता आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे कपड़े थे। आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर कई सारे लोग डीमन के हाथों खाए गए। जिसके अगले ही पल हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो डेड बॉडी काटने वाले नाइफ को गर्म करके ट्रेसी का चेहरा जलाता है। और वो ट्रेसी को कुएं के अंदर फेंकने वाला था, लेकिन वो काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मगर इससे पहले कि वो मोटा इंसान ट्रेसी को खाई के अंदर फेंक पाता, सही टाइम पर लिसा आ गई थी और वो मोटे इंसान को पीछे से हिट करके उसे बेहोश करके ट्रेसी को बचा लेती है। खैर, उस कुएं से बाहर निकलने के बाद ये दोनों साथ में भाग रहे थे, मगर अगले ही पल ट्रेसी के पैर में एक कील घुस गया था टोटली आर पार, जिससे ट्रेसी को काफी ज्यादा पेन होता है। मगर फिर भी लिसा उसके पैर से कील बाहर निकालती है और तो ट्रेसी काफी ज्यादा दर्द के मारे चिल्ला रही थी। तभी हम उस मोटे इंसान को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो होश में आने के बाद सबसे पहले पॉल के काल कोठरी को चेक करने जाता है, मगर पहले ही डीमन ने पॉल को बहुत बुरी तरह से खा के खत्म कर दिया था। और आपको याद होगा, पॉल भागने के लिए नीचे गटर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जो गटर का दरवाजा था ना, वो काइंड ऑफ कुएं से कनेक्टेड था और गटर का दरवाजा खुलने की वजह से डीमन बाहर आ चुका है। खैर, उस कुएं से बाहर निकलने के बाद वो डीमन सबसे पहले उस मोटे आदमी को ही मार के खाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि डीमन किसी का भी सगा नहीं होता, क्योंकि देखा जाए तो ये मोटा इंसान डीमन के लिए इंसानों को मार के कुएं के अंदर फेंकता था, मगर डीमन ने बाहर आते ही सबसे पहले उसे ही खाया, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि डीमन किसी का भी सगा नहीं होता। सीन कट होने के बाद हम लिसा और ट्रेसी को देखते हैं जो भागने के लिए बाहर जाने ही वाले थे। तब यहाँ पर आता है मार्कस। मार्कस को देखने के बाद लिसा को ऐसा लगता है कि मार्कस उसकी मदद करने के लिए आया होगा, लेकिन वो अगले ही पल ट्रेसी के मुंह में एयरवो से शूट कर देता है, जिससे ट्रेसी काइंड ऑफ दीवार के अंदर टंग गई थी, लेकिन वो मरी या फिर जिंदा है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, मार्कस लिसा को एयरवो दिखाते हुए रूम के अंदर ले जाता है उसी पेंटिंग के पास और बोलता है कि जल्दी से पेंटिंग को रिस्टोर करो, क्योंकि फुल मून का नाइट यानी कि रेड मून का नाइट हो चुका था और उसे जल्दी से पेंटिंग को रिस्टोर करवाना था। और वो जबरदस्ती पेंटिंग को रिस्टोर कर भी रही थी। जैसे जैसे लिसा पेंटिंग को रिस्टोर करती जा रही थी, पेंटिंग के अंदर उसे एमा भी दिखाई देती है, मगर एमा के हाथ में एक पेपर होता है जिसपे लिखा था वही स्पेल जिसकी मदद से एमा ने डीमन को कुएं के अंदर कैद किया था। बल्कि सच्चाई तो ये होती है कि सबसे पहले एमा ने एक बच्चे का सेक्रीफाइस दिया ताकि वो डीमन को यहाँ पर बुला सके, और डीमन के यहाँ आने के बाद उन लोगों ने स्पेल की मदद से डीमन को कैद कर लिया कुएं के अंदर। और आप खुद ही सोच कर देखो, जो डीमन कम से कम 550 सालों से कुएं के अंदर कैद है, वो कितने गुस्से में होगा। खैर, लिसा तो यहाँ पर पेंटिंग को जबरदस्ती रिस्टोर कर रही थी। तब यहाँ पर जूलिया आती है जो इन सबको पेंटिंग जलाने की धमकी देती है, और जूलिया ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो लिसा की मदद कर सके। कम से कम वो एक इंसान को तो बचा ही सकती है। वैसे भी उसकी माँ ने कम से कम 1000 इंसानों को तो मारा ही होगा। आप खुद ही सोच कर देखो, 550 सालों में उसकी माँ ने कितने इंसानों की बलि दी होगी उस डीमन को। खैर, जूलिया यहाँ पर बार बार इन सभी को धमकी दे रही थी कि मैं इस पेंटिंग को जला दूंगी, इसलिए एमा मार्कस को बोलती है कि तुम मेरी ही बेटी को सबसे पहले खत्म कर दो, जिसके बाद तुम लिसा को भी खत्म कर देना। मार्कस यहाँ पर ऐसा कर नहीं वाला था, लेकिन सही टाइम पर लिसा मार्कस की आंखों में डस्ट रिमूव करने वाला केमिकल मार्कस की आंखों में डाल देती है, जिससे मार्कस ऐसा नहीं कर पाता। मगर एमा गुस्से में आके मार्कस के हाथ से क्रॉसबो लेके खुद ही लिसा के पेट में शूट कर देती है। मगर इससे पहले कि ये लोग लिसा को टोटली खत्म कर पाते, ये लोग खुद ही जमीन पे गिर के बहुत बुरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो देखो, इन्होंने बेसिक सा डील किया था डीमन के साथ में। डीमन का खून पीने के बदले इन्हें जवानी और लाइफ दोनों मिलेगी, मगर इन्होंने लालच के मारे डीमन को कुएं के अंदर ही कैद कर लिया और ये लोग डीमन का खून थोड़ा थोड़ा पीते हैं ताकि इनकी जवानी और लाइफ हमेशा बनी रहे। मगर दिक्कत की बात तो यह है कि 500 साल के बाद जब फुल मून का नाइट यानी कि रेड मून का नाइट आता है तो ये श्राप कमजोर हो जाएगा और ये अपने आप ही टूट जाएगा। और यही रीजन होता है कि ये लोग पेंटिंग को रिस्टोर करवा रहे थे, क्योंकि अगर पेंटिंग के ऊपर मूनलाइट की रोशनी नहीं पड़ी तो ये श्राप अपने आप ही टूट जाएगा। वो जो श्राप था ना डीमन के ऊपर, वो अपने आप ही टूट जाएगा। और अब ये डीमन का श्राप टूट चुका है, क्योंकि 12 बजने से पहले लिसा ने पूरी तरह से पेंटिंग को रिस्टोर नहीं किया था। लेकिन आपके मन में यहाँ पर एक सवाल तो होगा, तब क्या होता जब ये पेंटिंग पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती और इसके ऊपर मूनलाइट की रोशनी पड़ जाती? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो कर्स है ना, वो अगले 500 सालों तक वापस चलता। बेसिकली वो डीमन अगले 500 सालों के लिए वापस से कैद हो जाता और कोई भी उसका खून निकाल के पीता रहता। खैर, माफ करना कि मैंने आपको थ्योरी सेक्शन वाली बातें यहाँ पर पहले ही बोल दिया, लेकिन हम वापस से वहाँ पर चलते हैं जहाँ पे सब लोग मर रहे थे और सबके मरने के बाद लिसा के साथ यहाँ पर क्या हुआ। मगर एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि डीमन के खून की वजह से ये लोग इतनी
लंबी जिंदगी जी पा रहे थे 500 सालों तक, मगर डीमन का श्राप खत्म होने के बाद ये लोग इंस्टेंटली जमीन पे गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरह से खत्म होते हैं। ये लोग पहले थोड़ा सा बूढ़ा होते हैं, जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा और बूढ़ा होते हैं, मगर कुछ देर के बाद ये लोग इतना ज्यादा बूढ़ा हो जाते हैं कि राख बन के उड़ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल मौत तो इनकी 400 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंसान 100 ईयर्स से ज्यादा नहीं जी सकता। और हाँ, जूलिया के साथ भी यहाँ पर सेम चीज होता है। वो सबसे पहले एक छोटी बच्ची से जवान लड़की बनती है, जिसके बाद वो जवान लड़की से एक अडल्ट महिला बनती है, और वो धीरे धीरे एक आंटी के रूप में जाती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ओल्ड महिला बनती है, और वो फाइनली राख बन के उड़ जाती है। क्योंकि जूलिया भी यहाँ पर 200 साल की थी, तो उसका बचना भी लगभग इम्पॉसिबल था, और वो लास्ट में बच भी नहीं पाई, माना कि वो अच्छी थी। खैर, सबके मर जाने के बाद यहाँ पर वो डीमन आता है जो लीसा को मारने के लिए आया था, मगर लीसा कमरे के अंदर जाके कमरे का दरवाजा बंद करके उस पेंटिंग को जल्दी से रिस्टोर कर लेती है। मगर तब तक ये डीमन दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया था, लेकिन तभी लीसा वही मंत्र बोलती है जो पेंटिंग के अंदर एमा के हाथों में एक पेपर के अंदर लिखी हुई थी। इस मंत्र को सुनने के बाद ये डीमन काइंड ऑफ लीसा के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो वो जो मंत्र था ना, वो मंत्र बस डीमन को कैद करने के लिए नहीं था, बल्कि वो लिटरली डीमन को कंट्रोल कर रहा था। उस डीमन को कंट्रोल करने के बाद लीसा उस डीमन को बोलती है, तुम अगले 500 सालों के लिए कुएं के अंदर जाओ, क्योंकि अगले 500 सालों के लिए लीसा अब इस डीमन का फायदा उठाने वाली है। तो यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है, तो हम वापस से लीसा को देखते हैं जो अभी तक एकदम जवान थी, और हम लीसा को देखने के बाद समझ जाते हैं कि वो भी डीमन के खून का इस्तेमाल कर रही है खुद को जवान और इमॉर्टल रखने के लिए अगले 500 सालों तक। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जिसे लीसा ने बांध के रखा था लैब में किसी चूहे के जैसे। और सच बताऊं तो इस सीन को देखने के बाद मुझे थोड़ी हंसी भी आई थी। और सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी मूवी देखी है जिसके अंदर एक डीमन को इंसानों ने 500 सालों तक कैद करके रखा है। और मूवी का एंड देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि वाकई में लीसा ने डीमन को लैब का चूहा बना के रख दिया। मगर यहाँ पर एक डिफरेंट बात ये होती है कि लीसा एमा के जैसे खून का सेवन अकेले नहीं कर रही थी, बल्कि वो अमीर क्लाइंट को खून बेच भी रही थी और उससे मोटा पैसा भी कमा रही थी। क्योंकि मूवी के एंड में हमने देखा था कि मेयर की बीवी खुद उससे खून लेने आई थी। खैर, मेयर की बीवी को खून चाहिए था, इसलिए लीसा अपने डॉक्टर को बोलती है कि थोड़ा खून लेकर आओ, और वो डॉक्टर डीमन के अंदर इंजेक्शन लगा के खून बाहर निकालता है, जिससे वो डीमन काफी जोर से चिल्लाता है। जो थोड़ा सा फन फैक्ट भी है कि एक खतरनाक डीमन को एक इंजेक्शन से डर लगता है। और बस डीमन की दर्द भरी चिल्लाहट के साथ ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो जाती है। और मैं सच बताऊं तो ये मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। और मैं सच बताऊं तो इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद मुझे 5 मिनट लगा इसे हजम करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं कर रहा था कि एक इंसान एक डीमन की इतनी बुरी तरह से बजा सकते हैं। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मैंने मूवी के अंदर ही आपको सारी बातें समझा दी है। आखिर कौन सा सीन किसके लिए जरूरी था, डीमन क्यों कर रहा था, डीमन को श्राप कैसे लगा, डीमन आजाद कैसे हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है। पर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर 149% रिप्लाई करूंगा। मगर जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कंटिन्यूसली 4 घंटे तक वॉइस ओवर करने पड़े, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।